हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने आपको अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय पर आपसे चर्चा की, मियोसिस सेकंड पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की अंतिम अवस्था में अर्थात टीलोफेज अवस्था के अंदर कोशिका द्रव विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन दोनों कोशिकाओं में सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय की प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड अवस्था क्या होती है? पूर्ण होती है। तत्पश्चात इनमें कोशिका द्रव विभाजन होता है और कोशिका द्रव विभाजन के फलस्वरूप चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो अर्धसूत्री विभाजन का महत्व पर आपसे चर्चा करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। ये पार्ट अब एंडिंग की ओर बढ़ रहा है। लेसन नंबर 10, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूं। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन के महत्व में बारे में बात कर रहे हैं। पहला महत्व देखिए क्या है, ठीक है। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि गुणसूत्र जो होते हैं, द्विगुणित गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो अगुणित गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तित हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या यानी कि मात्र कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कैसी होती है? द्विगुणित होती है। परंतु अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पर क्या है, मात्र कोशिकाओं से जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं उन पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है? अगुणित हो जाती है। तो आपको पता लग गया है कि अर्धसूत्री विभाजन के अंदर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या अगुणित गुणसूत्रों में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। आपको बता दें दूसरा, प्रत्येक जाति का जो जीव होता है उसमें प्रत्येक जाति के जीव में गुणसूत्रों की संख्या जो निश्चित बनी रहती है वो अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही बनी रहती है। प्रत्येक जाति के जीव में गुणसूत्रों की संख्या जो निश्चित बनी रहती है वो किसके कारण बनी रहती है? अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के कारण निश्चित बनी रहती है। तो प्रत्येक जाति के जीव में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या जो निश्चित बनी रहती है। सर्टेनिटी ऑफ क्रोमोसोम इन डिफरेंट स्पीसीज, गुणसूत्रों की संख्या कैसी बनी रहती है? निश्चित बनी रहती है, निश्चित बनी रहती है। ये दूसरा महत्व हो गया। देखिए, तीसरा महत्व आपको बताने जा रहे हैं। अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो आनुवंशिक दृष्टि से जीवों के अंदर क्या करता है? विविधता उत्पन्न करता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो आनुवंशिक दृष्टि से जीवों में विविधताएं उत्पन्न करता है, या हम कह सकते हैं कि आनुवंशिक जो विविधताएं उत्पन्न होती है, जेनेटिकल डाइवर्सिटी जो उत्पन्न होती है वो अर्धसूत्री विभाजन के कारण होती है। तो जेनेटिकल जो डाइवर्सिटी होती है, जेनेटिकल डाइवर्सिटी आनुवंशिक विविधता जो उत्पन्न होती है वो अर्धसूत्री विभाजन के कारण होती है। देखिए, आनुवंशिक विविधता अर्धसूत्री विभाजन के कारण होती है। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं कि जीवों में जो भिन्नताएं उत्पन्न होती है, ठीक है। आपको पता है एक ही माता पिता की सभी संतानें समान नहीं होती हैं, क्योंकि उन माता पिताओं में जब युग्मकों का निर्माण होता है तो युग्मकों के निर्माण की क्रिया के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण एक ही माता पिता की सभी संतानें समान नहीं होती है। वे संतान न तो संरचना की दृष्टि से, न आकार की दृष्टि से, न कार्य की दृष्टि से कैसे होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। वो किसी भी दृष्टि से समान नहीं होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवों में जो भिन्नताएं उत्पन्न होती है वो अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न होती है। हम कह सकते हैं वेरिएशंस कैन बी डेवलप्ड बाय
मियोसिस डिवीजन इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। विभिन्न प्रकार के जीवों में जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है वो अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण ही क्या होती है, उत्पन्न होती है। देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जीवों के अंदर जो नए लक्षणों का विकास होता है, जीवों के अंदर जो नए लक्षणों का विकास होता है वो अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण होता है। आपको हमने बताया कि पैकाइटिन अवस्था होती है, अर्धसूत्रीय विभाजन जो होता है प्रथम, उसमें प्रोफेज प्रवस्था होती है, और प्रोफेज प्रथम जो होती है वो 5 उप प्रवस्थाओं में बटी होती है, लेप्टोटेन, जाइगोटेन, पैकाइटिन, डिप्लोटेन, डाइकाइनेसिस। और पैकाइटिन अवस्था में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर और जीन विनिमय की क्रिया होती है। इसी क्रॉसिंग ओवर के कारण जीवों के अंदर नए लक्षणों का क्या होता है, विकास होता है। जीवों के अंदर नए लक्षणों का क्या होता है, विकास होता है। नए लक्षणों का विकास किसके कारण होता है, क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है। और क्रॉसिंग ओवर कब होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन की क्रिया के दौरान होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अर्धसूत्रीय विभाजन के 5 यहाँ पर महत्व बताए। पहले मैंने बताया कि जो जीव होते हैं, ठीक है, उनमें गुणसूत्रों की जो द्विगुणित संख्या होती है वो अगुणित संख्या में परिवर्तित हो जाती है। या हम कह सकते हैं मात्र कोशिका में, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या की कितनी होती है, दुगनी होती है। और आपने देखा कि अर्धसूत्रीय विभाजन के अंदर एक कोशिका से, एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। 4 डॉटर सेल्स का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण ही जीवों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। तीसरा मैंने बताया कि जीवों के अंदर आनुवंशिक जो विविधता उत्पन्न होती है, आनुवंशिक विविधताएं जो उत्पन्न होती है वो अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण ही उत्पन्न होती है। जीवों में विभिन्नताएं जो होती हैं वो भी अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण ही क्या होती है, उत्पन्न होती है। जीवों में जो नए लक्षण उत्पन्न होते हैं वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं, क्रॉसिंग ओवर के कारण। यानी कि क्रॉसिंग ओवर के कारण ही जीवों में नए लक्षणों का क्या होता है, विकास होता है। देखिए हमने आपको साइटोकाइनेसिस डिवीजन पढ़ाया था। अर्धसूत्रीय विभाजन जो होता है उसमें कोशिका द्रव विभाजन जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन में कोशिका द्रव विभाजन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। ठीक है, अब 2 प्रकार से कौन कौन से होते हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। देखिए यहां तक हमने जनरल अर्धसूत्रीय विभाजन आपसे बात कर ली, अर्धसूत्रीय विभाजन के महत्व पर बात कर ली। जो आपने नहीं पढ़ा है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन होता है, और यह कोशिका द्रव विभाजन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। अर्थात हमने आपसे कहा कि अर्धसूत्रीय विभाजन में कोशिका द्रव विभाजन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो 2 प्रकार का कौन सा होता है उस पर हम बात कर रहे हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन में कोशिका द्रव विभाजन का प्रकार, कोशिका द्रव्य विभाजन के प्रकार। अर्धसूत्रीय विभाजन में या अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन में कोशिका द्रव विभाजन के प्रकार। और कोशिका द्रव विभाजन कितने प्रकार का होता है बेटा, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तरोत्तर कोशिका द्रव विभाजन। पहला होता है उत्तरोत्तर कोशिका द्रव विभाजन, इंग्लिश में बोलता है सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस डिवीजन। और दूसरा होता है समकालीन या समकालिक कोशिका द्रव विभाजन, जिसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस डिवीजन। ठीक है, देखिए उत्तरोत्तर कोशिका द्रव विभाजन में क्या होता है, उत्तरोत्तर कोशिका विभाजन में क्या होता है कि अर्धसूत्रीय विभाजन प्रारंभ होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन जब प्रारंभ होता है तो अर्धसूत्रीय विभाजन 4 प्रवस्थाओं में पूरा होता है।
प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट जो होती है ये अंतिम प्रवस्था होती है अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की अंतिम प्रवस्था कौन सी होती है? T1 अवस्था होती है। ठीक है, और ये अर्धसूत्री विभाजन की जो T1 अवस्था है इसका मैं डायग्राम भी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। इस तरीके से होता है, यानी कि यहाँ दो केंद्रकों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के टीलोफेज प्रथम के तुरंत बाद क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। उसके तुरंत बाद क्या होता है? कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। ध्यान से सुनना है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के टीलोफेज अवस्था के अंतिम अवस्था जैसे ही पूर्ण होती है तो उसके तुरंत बाद क्या होगा? यहाँ पे अर्ध यानी कि कोशिका द्रव विभाजन होगा। और कोशिका द्रव विभाजन होने पर ये कोशिका दो पृथक कोशिकाओं में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अर्थात यहाँ पर दो कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इनमें प्रत्येक कोशिका जो होती है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के अंदर क्या लेती है? भाग लेती है। ये प्रत्येक कोशिका बनी है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में क्या लेती है? भाग लेती है। और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय पूर्ण होने के पश्चात अब देखो इन दोनों कोशिकाओं में कोशिका द्रव विभाजन हुआ। ठीक है, आपने देखा कि ये टीलोफेज फर्स्ट जो है उसमें कोशिका द्रव विभाजन होने पर ये दो कोशिकाएं बन गई। और इन दोनों कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये कोशिका जो होती है इस प्रकार की, ये कोशिका इस प्रकार की, और यहाँ भी दोनों के अंदर क्या बन गया? ये दो दो केंद्रक बन गए। ठीक है, और अब जैसे अर्धसूत्री विभाजन जैसे समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो उसके बाद पुनः यहाँ पर कोशिका द्रव विभाजन होता है। यहाँ पे पुनः क्या होगा? कोशिका द्रव विभाजन होगा। और कोशिका द्रव विभाजन होने पर पुनः यहाँ पर कितनी कोशिकाएं बन जाती है? ये दो कोशिकाओं से चार कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यानी कि उत्तरोत्तर कोशिका द्रव विभाजन में क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन की टीलोफेज अवस्था समाप्त होने के तुरंत बाद क्या होता है? कोशिका द्रव विभाजन होता है। और कोशिका द्रव विभाजन होने के बाद ये दो कोशिका बन जाती है। दो कोशिकाओं में पुनः अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन होता है। और पुनः जब अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन समाप्त हो जाता है और टीलोफेज अवस्था आ जाती है तो आने के बाद फिर उस टीलोफेज सेकंड अवस्था में पुनः क्या होता है? साइटोकाइनेसिस डिवीजन होता है, कोशिका द्रव विभाजन होता है और चार कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। देखिए समकालिक कोशिका विभाजन कैसे होता है उस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, समकालिक कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूर्ण होने के बाद, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूर्ण होने के बाद अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय भी क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूर्ण हो गया, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय भी क्या हो गया? पूर्ण हो गया। अर्थात अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और द्वितीय के बीच में कोशिका द्रव विभाजन नहीं हुआ। और जब जैसे अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद पुनः क्या होता है? यानी कि अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन पूर्ण होने के बाद कोशिका द्रव विभाजन होता है, जिससे चार पृथक पृथक कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। चार पृथक पृथक कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी कि आपने देखा कि उत्तरोत्तर कोशिका विभाजन में तो जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूर्ण होगा यानी कि टीलोफेज अवस्था खत्म होगी, उसके बाद कोशिका द्रव विभाजन होगा। उसके बाद क्या है? अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय स्टार्ट होगा। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय की जैसे ही टीलोफेज सेकंड अवस्था पूर्ण हो जाएगी उसके बाद पुनः क्या होगा? कोशिका द्रव विभाजन होगा। समकालिक में क्या होगा कि अर्धसूत्री विभाजन पहला पूर्ण हो गया, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय भी पूर्ण हो गया, और द्वितीय की जब टीलोफेज सेकंड पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन यानी कि कोशिका द्रव विभाजन होता है। और इस प्रकार के कोशिका द्रव विभाजन को समकालिक साइटोकाइनेसिस डिवीजन या साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस डिवीजन कहा जाता है।
देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन के प्रकार। अब आप कहोगे गुरुजी आपने अर्धसूत्री विभाजन के प्रकार तो पढ़ा दिए, देखिए वो हमने सामान्य बताया, यहाँ पर आपको किसके आधार पर पढ़ा रहे हैं वो सुन लीजिए। टाइप ऑफ मियोसिस डिवीजन, टाइप ऑफ मियोसिस डिवीजन, ठीक है, ये भी आप सुन लीजिए। देखिए समय के आधार पर, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो समय और स्थान के आधार पर तीन प्रकार का होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो समय के आधार पर और स्थान के आधार पर तीन प्रकार का होता है। समय के आधार पर और स्थान के आधार पर, किस समय हो रहा है, किस जगह हो रहा है, उसके आधार पर अर्धसूत्री विभाजन कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला होता है जाइगोटिक मियोसिस डिवीजन, दूसरा होता है स्पोरिक मियोसिस डिवीजन, और तीसरा जो प्रकार होता है उसे हम बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस डिवीजन। देखिए हम बात करते हैं जाइगोटिक मियोसिस डिवीजन के बाद। देखिए जब निषेचन की क्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। कौन सी क्रिया पूर्ण हो जाती है, निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो निषेचन की क्रिया जब पूर्ण हो जाएगी, यानी कि ये जैसे नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, निषेचन की क्रिया जब पूर्ण हुई तो ये क्या बना, युग्मनज बन गया, ठीक है। और इस युग्मनज में जो विभाजन होता है वो कौन सा विभाजन कहलाएगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो निषेचन के बाद, निषेचन की क्रिया के बाद युग्मनज में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, तो निषेचन के बाद युग्मनज में होने वाले अर्धसूत्री विभाजन को जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और ये किस में होता है, थैलोफाइटा पादप होते हैं, उन थैलोफाइटा पादपों के अंदर जू स्पोर या जाइगो स्पोर बोल सकते हैं, या ऊ स्पोर, जाइगो स्पोर या ऊ स्पोर जो होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। थैलोफाइटा पादपों के जाइगो स्पोर और ऊ स्पोर में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। दूसरा होता है स्पोरिक, जब बीजाणु बनने लग जाते हैं, बीजाणु बनने के समय, किसके समय, बीजाणु बनने के समय क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजाणु बनने के समय, किसके बनने के समय, बीजाणु बनने के समय जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसे क्या कहा जाता है, स्पोरिक मियोसिस डिवीजन कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पादप होते हैं उनमें निषेचन के बाद, निषेचन के बाद क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ब्रायोफाइटा पादपों में निषेचन के बाद जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्थात इस दौरान बीजाणु बन जाते हैं और बीजाणु बनने के समय ही क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं उनमें निषेचन से पहले, ठीक है, निषेचन से पहले क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और सबसे अंत में कौन सा है, गैमेटिक अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अर्थात जब जीवों के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है तो युग्मकों के निर्माण के समय जो विभाजन होता है, अर्थात युग्मकों के निर्माण के समय होने वाले अर्धसूत्री विभाजन को कौन सा अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, गैमेटिक मियोसिस डिवीजन कहा जाता है। इसलिए मैंने आपको बता दिया अर्धसूत्री विभाजन तीन प्रकार का होता है, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड स्पेस, ठीक है। On the basis of time and space, meiosis division is divided in three parts: zygotic, sporic and gametic meiosis division, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन। तो हम बात करते हैं डिफरेंस between mitosis division and meiosis division, mitosis and meiosis division।
समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर आपसे पूछ लिया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं समसूत्री विभाजन और दूसरा कौन सा है, अर्धसूत्री विभाजन में अंतर पर बात कर रहे हैं। देखिए समसूत्री विभाजन जो होता है वो जीवों की कौन सी कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है, सोमेटिक सेल्स में होता है या वेजिटेटिव सेल्स में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन होता है वो कौन सी कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जर्मिनल सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, देखिए दूसरा हम बात करते हैं। देखिए समसूत्री विभाजन जो होता है उसके दौरान कायिक वृद्धि होती है। उसके दौरान क्या है, कायिक वृद्धि होती है। तो यहां पर समसूत्री विभाजन के दौरान कौन सी वृद्धि होती है, कायिक वृद्धि होती है। परंतु यहाँ अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के दौरान क्या है, युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में कायिक वृद्धि होती है और यहाँ पर किसका निर्माण होता है, युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में ठीक है कायिक वृद्धि होती है, अर्धसूत्री विभाजन में किसका निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण। देखिए तीसरा हम बात कर रहे हैं, समसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र होते हैं वो एक बार क्या होते हैं, गुणसूत्रों में एक बार प्रतिकृतिकरण होता है। ठीक है, एक बार गुणसूत्रों में क्या होता है, प्रतिकृतिकरण होता है, प्रतिकृतिकरण होता है। इंग्लिश में बोलता है रिप्लिकेशन। क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है। ठीक है, गुणसूत्रों का एक बार प्रतिकृतिकरण होता है। ठीक है, और इस दौरान कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ भी अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र का एक बार ही प्रतिकृतिकरण होता है, परंतु पुत्री कोशिकाएं कितनी बनती हैं, यहाँ पर 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4 डॉटर सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चौथा हम बता दें, समसूत्री विभाजन में जो मातृ कोशिका होती है, मदर सेल होती है, उसमें गुणसूत्र द्विगुणित होता है। उससे उत्पन्न होने वाली जो डॉटर सेल्स होती है उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, द्विगुणित होती है। अर्थात समसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, समान होती है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में देखें तो आप देखेंगे मातृ कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित है, पर उनसे बनने वाली जो पुत्री कोशिकाएं होंगी वो कितनी होगी, 4 होगी, और चारों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, अगुणित होगी। तो ये 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं मातृ कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं की तुलना में कैसी होती है, आधी होती है। किस विभाजन में होती है, अर्धसूत्री विभाजन में। तो अर्धसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से कैसी होती है, मातृ कोशिका से कैसी होती है, आधी होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम 5वें अंतर पे हम बात करने जा रहे हैं। समसूत्री विभाजन में जो प्रोफेज अवस्था होती है वो छोटी होती है, अपेक्षाकृत छोटी होती है। ठीक है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था कैसी होती है, बड़ी होती है, क्योंकि ये 5 उपप्रवस्थाओं में बटी होती है, लेप्टोटेन, जाइगोटेन, पैकाइटेन, डिप्लोटेन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटेन, जाइगोटेन, पैकाइटेन, डिप्लोटेन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, देखिए प्रोफेज जो अवस्था होती है, प्रोफेज अवस्था होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल सिंपल होती है, यहाँ पे साधारण होती है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था बहुत ही जटिल होती है। जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोफेज अवस्था 5 उपप्रवस्थाओं में बटी होती है, लेप्टोटेन, जाइगोटेन, पैकाइटेन, डिप्लोटेन और डाइकाइनेसिस में बटी होती है। देखिए समसूत्री विभाजन की क्रिया के दौरान क्या है, सिनेप्सिस का निर्माण नहीं होता है, सूत्र युग्मन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में सूत्र युग्मन की क्रिया होती है, सिनेप्सिस की घटना होती है। देखिए समसूत्री विभाजन में क्याज मैटर का निर्माण नहीं होता है,
जबकि अर्धसूत्री विभाजन में प्लाज्मेटा का क्या होता है, निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, जीन विनिमय, जीनों का विनिमय नहीं होता है, जीन एक्सचेंज समसूत्री विभाजन में नहीं होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जीनों का क्या होता है, विनिमय होता है। समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की घटना नहीं होती है, ठीक है, जबकि क्या है, अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की घटना घटित होती है। और आपको पता है समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती है, 2 कोशिका बनती है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन। इज इट क्लियर? तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन में कायिक वृद्धि होती है, अर्धसूत्री विभाजन में युग्मकों का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र जो होते हैं वो एक बार प्रतिकृतिकरण करते हैं, परंतु 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र एक बार प्रतिकृतिकरण करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोशिका विभाजन कितनी बार होता है, 2 बार। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड यानी कि 2 बार होगा, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं की तुलना में दुगनी होती है। प्रोफेज अवस्था समसूत्री विभाजन में छोटी होती है अपेक्षाकृत, और अर्धसूत्री विभाजन में, ठीक है, प्रोफेज अवस्था कैसी होती है, बड़ी होती है। समसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था कैसी होती है, साधारण होती है, सिंपल होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में कैसी होती है, जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है और 5 उपप्रवस्थाओं में बटी होती है। लैप्टोटेन, जाइगोटेन, पैक्वाइटेन, डिप्लोटेन और डाइकाइनेसिस। समसूत्री अवस्था में, समसूत्री विभाजन में सिनेप्सिस की घटना नहीं होती है, अर्धसूत्री विभाजन में सिनेप्सिस की घटना होती है। समसूत्री विभाजन में प्लाज्मेटा का निर्माण नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन में प्लाज्मेटा का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में जीन विनिमय नहीं होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय होता है। समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की घटना नहीं होती है, अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की घटना घटित होती है। तो ये हमने बात कर ली अंतर के बारे में। अब इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक शेष रह गया है और वो है एमाइटोसिस डिवीजन, जिसको बोलते हैं असूत्री विभाजन, जिसकी खोज रेमेक नामक वैज्ञानिक ने की, जिस पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।